नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर, आरडब्ल्यूए पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे। देखिए, मूल अधिकारों की बात होगी कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था, किस देश में सबसे पहले मूल अधिकार दिए गए थे, कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी ये हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, आज का चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। हर एग्ज़ाम में आपके मूल अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़िएगा। आशा है बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को, हर उस चीज़ को आप करेंगे। तो समझिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बेटा जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, जितनी चीज़ें मैं कराऊँ, मेरे जितने भी यहाँ भाई बहन हैं वो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो जो चीज़ें मैं कराऊँगा और आज एडवांस पीडीएफ भी मैं दे दूँगा, इसको आप लोग घर से पढ़ना, रिवीजन करना, रीड करना। विश्वास रखना, एक प्रश्न हमेशा बनता है और एक प्रश्न का मतलब आप समझते हैं सिलेक्शन होना ना होना। समझ रहे हैं आप? चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा कि सर जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मूल अधिकार संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? भाग 3 में, यानी कि पार्ट 3 में इनको रखा गया है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक। सर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कौन होता है? ऑब्वियसली बात है, राष्ट्रपति देश का प्रथम प्रथम नागरिक है, प्रथम कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा होता है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, वो न्यायपालिका में सर्वोच्च है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेग्ना कार्टा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर मेग्ना कार्टा कहते हैं, तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। मेग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि सर मेग्ना कार्टा की बात अगर है तो प्लीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भैया मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। जब कभी भी जहाँ अधिकारों की बात की जाए, चाहे वो मूल अधिकारों की बात हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित बातें हों, जो भी चीज़ें होंगी वो मेग्ना कार्टा कहेंगे। अधिकारों का घोषणा पत्र, आप कहेंगे सर अधिकारों का घोषणा पत्र मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अ मैनिफेस्टो ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड मेग्ना कार्टा। जब हम ये सारे पॉइंट पढ़ लेंगे, जब हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, जैसे चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में वुड डिस्पैच पेश किया गया। वुड डिस्पैच जो शिक्षा में सिफारिश थी सुधार करने की, उन सिफारिशों को यानी कि वुड डिस्पैच को शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया था। उसे शिक्षा का मेग्ना कार्टा क्यों कहा गया था? क्योंकि वहां पर शिक्षा में सुधार की बात की गई थी, शिक्षा के अधिकारों की बात की गई थी। इसलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि सर फंडामेंटल राइट को भाग 3 में रखा गया और भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा कहते हैं। बात आती है कि सर मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप कहेंगे सर मूल अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि सर इसका जो पहला दस्तावेज है या फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट डॉक्यूमेंट। कि पहला डॉक्यूमेंट जो मूल अधिकारों से संबंधित था वो कब और कहां पर पेश किया गया? देखिए 12 जून, इसे आप 12 जून 1215 लिखिएगा कि सर 12 जून 1215 में ब्रिटेन का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सर जॉन।
सर जॉन के द्वारा लिखित दस्तावेज पेश किया गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश किया गया। मूल अधिकारों का सबसे पहला विकास का जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा दिया गया। ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा पहली बार मूल अधिकार दुनिया में अपनी जनता को दिए गए। पूरी दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपनी प्रजा को 1215 में ही फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट आया। हालांकि ब्रिटेन ने उन मौलिक अधिकारों में और कुछ चेंज किया, उन्हें और बेहतर बनाया और इंप्रूव करने के बाद एक दूसरा रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश किया 1689 में। कब पेश किया? 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ही रिटर्न डॉक्यूमेंट वर्ल्ड में पहली बार किसने पेश किए थे? ब्रिटेन ने। किसके लिए? अपनी जनता के लिए। किसके लिए दोस्तों? अपनी जनता के लिए। तो आप ऐसे समझना कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 12 से लेकर 35 तक। कि सर भाग 3 को क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहां पर हुआ था? पहला दस्तावेज आता है ब्रिटेन में राजा जॉन के द्वारा, जो कि लिखित दस्तावेज था। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स कहा गया। सर मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या होता है? वैसे जनरल मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र, अ मैनिफेस्टो ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, चलिए लिख लिया हो तो प्लीज थंब कर देना, और यहां तक समझ में भी आया हो तो थंब कर देना। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझनी है। बस 3 क्वेश्चंस यहां से बनेंगे कि सर मूल अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। खत्म। कि सर संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 3 को। खत्म। कि सर मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में 1215 में। किसके द्वारा? सर जॉन के द्वारा। सर जॉन के द्वारा। ठीक है जी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं। सर यहां पर भारत में जो मूल अधिकार हैं, भारत में जो मूल अधिकार हैं ये कहां से इंस्पायर्ड हैं? तो आप कहेंगे सर भारत में जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका से इंस्पायर्ड हैं। कि सर मूल अधिकारों का विकास तो ब्रिटेन में हुआ था, तो हमने ब्रिटेन से क्यों नहीं लिए? हमने ब्रिटेन से क्यों नहीं लिए? क्या कारण रहा? तो भैया आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि हमने ब्रिटेन से इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि वहां पर कुछ खास नहीं थे। ठीक है, हमने कहां से लिए? हमने लिए हैं जी यूएसए से। अब आपके मन में एक चीज और आ जाएगी कि सर यूएसए का संविधान जब बना, तो पहले तो आप बताओ संविधान कब बना? यूएसए का संविधान कब बना है? आप कहेंगे सर यूएसए का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? तो आप कहेंगे सर 1787 में। संविधान कब बना? 1787 में। कि सर यूएसए का संविधान लागू कब हुआ? आप कहेंगे 1789 में लागू हुआ है। ठीक है, अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ 1787 में, लागू 1789 में। और मेरे दोस्त ये आप मुझे बताइए कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं कि जब अमेरिका का संविधान बना था उस समय मूल अधिकार नहीं थे। उस समय अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार थे ही नहीं। अब आपको अच्छा, जब अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार नहीं थे तो हमने कैसे ले लिया अमेरिका से? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जब अमेरिका का संविधान बना था तब मूल अधिकार नहीं थे। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। तो आप कह सकते हैं सर इसमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट लिख दूं क्या? चलिए मैं मूल अधिकार लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट कब जोड़े गए हैं? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 1791 में जोड़े गए। कब? 1791 में जोड़े गए। आप कहेंगे कब जोड़े गए हैं? जोड़े गए। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं।
ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। संविधान बना 1787 में, लागू 1789 में, इसमें मूल अधिकार 1791 में जोड़े गए हैं और फिर भारत ने अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्या अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार थे? नहीं थे तो कब जोड़े गए थे? आप कहेंगे सर अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, इन्हें बाद में 1791 में जोड़ा गया, 1791 में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया बच्चे? आप कहेंगे मेरी बहन मेरे भाई 1791 में इन्हें जोड़ा गया। बहुत बढ़िया, आप सभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब आपके मैसेज आ रहे हैं कि नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया, 1791 में जोड़ा गया। भले ही मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों के मुझे कमेंट दिख रहे हैं और आप सब बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। जो मैं बताना चाहता हूं आप पहले ही आंसर दे देते, तो मुझे कितनी खुशी होती है, आपको चेहरे से लग जाती। जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है ना और सामने बच्चा जवाब देने लग जाए तो टीचर के चेहरे पे अपने आप ही खुशी आने लग जाती है, अपने आप ही खुशी आने लग जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बच्चों को मेहनत करते हुए जब टीचर देखता है ना तो सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है। आपके सिलेक्शन पर दो लोग बहुत खुश होंगे, दो लोग। एक तो आपके पेरेंट्स, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, आप तो होंगे ही होंगे, आप तो नेचुरल है। लेकिन आपके अलावा दो लोग, एक तो पेरेंट्स, सबसे ज्यादा पेरेंट्स खुश होंगे और उसके बाद जो खुश होगा वो आपका टीचर होगा, जो आपका अध्यापक है, जो आपके साथ पूरे टाइम मेहनत करता है, वो खुश होगा। उसे लगता है कि चलो मेहनत सफल हुई, चलो मेहनत सफल हुई। ठीक है, चलिए अब बात आती है भारतीय संविधान की। हम भारतीय संविधान के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहते हैं, 12 से 35 है। मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मूल अधिकार थे। कितने? आप कहेंगे सर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है जी, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। चलिए यहां पर हम कहेंगे सर कितना फंडामेंटल राइट्स थे, तो आप कहेंगे सर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन वर्तमान में ये बताइएगा वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं। प्रेजेंट टाइम में कितने मूल अधिकार हो गए मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो सर 7वां जो था वो था संपत्ति, जैसे कि अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31(31), इसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक पिता है, उन पिता के 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो जमीन है वो भैया उन बच्चों को बराबर बराबर दी जाएगी, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। अगर लड़कियों की शादी नहीं हुई है तो वो जमीन अपने आप ही लड़कियों और लड़कों के नाम आ जाएगी। समझ गए आप मेरी बात? समझे यहां तक? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार कब बना? पहले तो मूल अधिकार था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, गजब भैया, संपत्ति 44वें अधिनियम हटा दिया गया। वाह, बहुत बढ़िया। वाह गुरुजी, मैंने आपके दया से नेट क्वालिफाई हूँ, पॉल साइंस से। अरे गजब, जॉन जॉय, अरे वाह लाजवाब। देख रहे हो नेट वाले बच्चे भी हैं, तो जाहिर सी बात है, तो फिर तो होना ही चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे सर जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब हटा दिया गया है, अब उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसे लीगल राइट बना दिया, कानूनी यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? उसे वैधानिक अधिकार बना दिया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 का को भाग 12 में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है ना, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, अधिकार को भैया वैधानिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? वैधानिक कह लें,
कानूनी कह लें, वैधानिक कह लें, कानूनी कह लें, या भैया अंग्रेजी में लीगल कह लें, ठीक है, लीगल राइट बना दिया है, ठीक है, लीगल राइट बना दिया है। अब इसका मतलब आपने समझ ही लिया होगा कि एक पिता के 4 बच्चे हैं तो पिता की जो प्रॉपर्टी है वो चारों ही बच्चों में बांट दी जाएगी। किस में? चारों ही बच्चों में बांट दी जाएगी। ये जो है 300 क, इसे इंग्लिश में लिखते हैं 300A। क्या लिखते हैं? 300A। संविधान के भाग 12 में इसको शामिल कर दिया। किस में? तो भाग 12 में इसे शामिल कर दिया। तो अब कुल मिलाकर वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6। चलिए एक बच्चा है, थोड़ा जोक 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 सा ही लग रहा है ये, अगर वास्तविकता इनके साथ है तो मैं माफी चाहता हूं दिल से। ये कह रहे हैं सर, मेरी महिला मित्र मुझे मिलने बुलाती हैं और आइसक्रीम वगैरह अगर खाते हैं तो मैं पेमेंट कभी तो दे देता हूं, कभी नहीं देता हूं। तो वो बाद में मुझे मेरी मजाक भी बनाती है कि तुम तो हमेशा मेरे पैसों से आइसक्रीम खाते हो। अब सर मैं क्या करूं, मैं अपने घर में है जो है कमाने वाला हूं नहीं, पापा ही कमाते हैं, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सब कुछ उसको खिला पाऊं। मैं इसमें मुझे कुछ लाइनें याद आ गई, अगर ये फील हो आपको तो बताना। ये लाइन याद आ गई मुझे कि बड़े सस्ते में बेच दी हमने अपनी मासूमियत। कुछ लाइन थी, इन्हीं के ऊपर थोड़ी सी लाइनें याद आ गई कि बड़े सस्ते में बेच दी हमने अपनी मासूमियत, बाजार में खड़े हैं हम अपनी जिम्मेदारियां लिए हुए। बड़े सस्ते में बेच दी हमने अपनी मासूमियत, बाजार में खड़े हैं अपनी जिम्मेदारियां लिए हुए। और तुम कहते हो हम दोनों एक से हैं, तुम कहते हो हम दोनों एक से हैं, अजी ये हम कहते हैं कि तुम बड़े घर के हो, अजी हम कहते हैं तुम बड़े घर के हो और हम घर में बड़े हैं। हम कहते हैं कि तुम बड़े घर के हो, हम घर में बड़े हैं। साहब हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तभी तो हम अपनी जिम्मेदारियां लिए हुए बाजार में खड़े हैं। तो प्लीज समझो इन लाइनों को और अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस कर लो अपनी जिम्मेदारियों पर। बाजार में इन जिम्मेदारियों को लेकर खड़े हो, ध्यान रखना। तो इन जिम्मेदारियों को अच्छे से भुनाओ, इन जिम्मेदारियों पर अच्छे से खरे उतरो, विश्वास रखना कि ये जिम्मेदारियां आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ये दिखाना भाई क्या कह रहे हैं ये नीचे। तो हमने पढ़ने के पैसे दिए हैं, ये महिला मित्र की स्टोरी सुनने के नहीं दिए। फोकस ऑन स्टडी। मैं माफ़ी चाहूँगा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा पाता, ना मैं इस बिहेवियर में पढ़ा पाता हूँ जिस बिहेवियर में आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं बड़ा कूल व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा आराम से पढ़ाता हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता रहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अगर आपको असुविधा हुई। आप प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान करें, आप मेरी बातों पर ध्यान ना करें, ठीक है। चलिए, आगे बात आती है कि सर यहाँ पर वर्तमान में मूल अधिकारों की बात आ रही है। तो आप मुझे बताइएगा कि सर वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताना कि सर हमने 6 पढ़ लिए। एक तो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी कहाँ पर है? आप कहेंगे 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक। चलिए, बहुत बढ़िया कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कहाँ पर है। चलिए,
हम लोग बात करते हैं 14 से 18 तक है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब सभी बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ना इसके आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है, किस किस अनुच्छेद में है। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर बच्चे आप कह सकते हैं कि सर इसमें बताओ जी जो राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल्स में होगा। मैं देखना चाहता हूं, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि सर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कुल कितने अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल मजाक होना चाहिए, लेकिन शायद इन्हें ये नागवार गुजरा क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं और मुझे खरीद लिया है। इन्होंने जो है पैसे देकर मुझे खरीद लिया है, मैं इनके जो है शरण में हूँ और मैं इनकी गुलामी में हूँ, तो मेरी मजबूरी है कि मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इनका गुलाम हूँ, है ना। ये शायद ही ऐसा सोच रहे हैं। टीचर को हमेशा प्यार से खरीदा जाता है, पैसे से नहीं। फिर भी ये भी मेरे छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन भैया बता रहे हैं। अरे वाह, सब 5 बता रहे हैं, गजब। इसका मतलब आप समझ गए ना, 14, 15, 16, 17, 18, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, यानी कि समानता के अधिकार में 5 अधिकारों की बात हुई थी। कितने? 5 अधिकारों की यहाँ पर बात हुई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए 19 से लेकर 22 तक। अब 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को, जिसमें हमें बोलने की आज़ादी मिलती है, भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी मिलती है। अनुच्छेद 19 में ही 6 प्रकार की आज़ादी मिलती है। आर्टिकल 19 में ही हमें 6 प्रकार की आज़ादी मिलती है। ठीक है, अब बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में दिया हुआ है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आप कहेंगे सर 31 कहाँ गया? अच्छा, किस किस का है यहाँ पर, क्या अनुच्छेद 31 कहाँ गया? किस किस का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर 30 के जस्ट बाद 32 आया, 31 कहाँ चला गया? किस किस का क्वेश्चन है ये? पहले हाथ रेज करिए कि भैया हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 कहाँ फेंक दिया आपने, फिर मैं उनको समझाऊंगा। पहले मैं आप में से देखता हूं कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर अनुच्छेद 32 कहाँ गया, कहाँ गायब कर दिया, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों की बात करते हैं, आप जल्दी से बताइए। अच्छा, एक हैं भैया हैं विकास वर्मा हैं, कह रहे हैं मेरा है। तो विकास वर्मा जी, आपको जब मैं ये पढ़ा रहा था तब आप कहाँ थे? जब मैं ये पढ़ा रहा था मेरे लाल, कि कहाँ थे जब मैंने ये बताया था कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया 300 का, तब आप कहाँ थे जी? तब कहाँ सो रहे थे माय डियर? हैं, घूसा मारूंगा, ध्यान दो क्लास में, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप समझे अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और जब खत्म ही कर दिया तो फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? अनुच्छेद 32। अंबेडकर साहब क्या कहते थे? अंबेडकर साहब कहते थे कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे संविधान में संशोधन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई ये कह दे कि संविधान ही गलत है तो वो व्यक्ति ही गलत होगा, संविधान गलत नहीं होगा, वह व्यक्ति ही गलत होगा। ठीक है जी, वो क्या होगा? वो व्यक्ति ही गलत होगा जो संविधान को गलत कह रहा है। ठीक है जी, चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। अच्छा, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा? आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने क्या कहा? अंबेडकर साहब ने
क्या कहा? आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा। क्या कहा जी? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा व हृदय कहा, व हृदय। आप कहेंगे सर संविधान की आत्मा व हृदय। चलिए यहां पर हम बात करेंगे। आप कहेंगे सर सोल, आप कहेंगे सर सोल एंड हार्ट, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है जी। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है कि अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था। तो अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था कि ये संविधान की आत्मा व हृदय हैं। हालांकि संविधान की आत्मा व हृदय किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन पर्टिकुलर पूछ ले कि अंबेडकर साहब ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 32 को। किसे? अनुच्छेद 32 को। चलिए नोट डाउन आप लोग कर चुके होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। देखिए सर अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 12 में ये लिखा है कि राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब बात आती है कि यहाँ पर जो स्टेट शब्द है, क्या ये स्टेट हरियाणा को, यूपी को, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहेंगे सर जो ये राज्य शब्द है ये हमारे नेशन को, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये स्टेट हमारे किसके बारे में बता रहा है? नेशन के बारे में बता रहा है, हमारे राष्ट्र के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर राज्य की परिभाषा नहीं है, यहां पर राज्य एक नेशन है, एक कंट्री है, देश की भाषा यहां पर चल रही है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि सर राज्य कैसे बनेगा। राज्य में कुल मिलाकर, कुछ मिलाकर ऐसी संस्थाएं होंगी जिनसे राज्य को, देश को बनाया जाएगा। अब देश को बनाया जाएगा का क्या मतलब है कि जैसे भारत सरकार भैया बाहर राज्य में होगी, संसद होगी, राज्य सरकारें होंगी, क्या होंगी? राज्य सरकारें होंगी, राज्य विधानमंडल होंगे, स्थानीय निकाय होंगे और भैया अन्य निकाय होंगे। इन सब से मिलकर राज्य बनेगा, इन सब से मिलकर राज्य। और राज्य नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? हमारा नेशन बनेगा। क्या बनेगा जी? हमारा नेशन, यानी कि हमारा राष्ट्र बनेगा। और राज्य शब्द हमारे यहां पर राष्ट्र को, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि राज्य की परिभाषा 3 आर्टिकल्स में बताई गई है कि सर कौन कौन से आर्टिकल? जैसे 12 हो गया, जैसे 36 हुआ, 12 हुआ, 36 हुआ, और भैया आप कह सकते हैं 152 हुआ। क्या हुआ जी? 152 हुआ। आप कहेंगे सर यहां पर बताऊंगा ना, 5 में 5 रिट जारी करता बताऊंगा, बिश्नोई जी बताऊंगा वो भी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा 3 आर्टिकल में दी गई है, अनुच्छेद 12 में, 36 में और 152 में। तीनों में सेम एक जैसी भाषा है, एक जैसी भाषा है। तो भैया हम कहेंगे कि सर राज्य कैसे बन रहा है? राज्य कैसे बन रहा है मुझे आप लोग बता दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि सर राज्य की जो परिभाषा बताई गई है वो परिभाषा ये है कि राज्य कब बनेगा? जब उसमें भारत सरकार होगी, जब उसमें संसद होगी, जब उसमें राज्य सरकारें होंगी, जब उसमें स्थानीय निकाय होंगे, जब उसमें अन्य निकाय होंगे। ठीक है, इन सब से मिलकर राज्य की परिभाषा बनेगी। क्लियर हो गई चीजें? यहां पर ये सब मिलकर हमारे देश को बना रहे हैं, ना कि किसी एक स्पेशल राज्य को। राज्य शब्द यहां पर जरूर यूज हुआ है, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए यूज हुआ है। अनुच्छेद 36 क्या 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यहां भी राज्य का क्या मतलब है? यहां भी राज्य का मतलब किससे है? हमारे देश से, यानी कि संसद से। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मेरे या आपके किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था तब उसकी परिभाषा क्या थी?
उसकी परिभाषा ये थी कि भैया सभी को जिसने जन्म लिया है और जिसके गर्भ से जिसके द्वारा जन्म लिया है उनकी संपत्ति में उसका अधिकार होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब पेरेंट्स को भी अधिकार है कि अगर वो लगता है कि ये बच्चे जो है मेरी सेवा पानी नहीं कर पाएंगे और ये दारू पीता है, ये नशेड़ी है, ये जमीन बेच देगा, तो पिता मना कर सकता है कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा इसे। ठीक है, चलिए, अथॉरिटीज होती है ना, अथॉरिटीज कुछ बॉडीज हो गई, तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि ऐसा कानून बनाया भी जाता है, यदि ऐसा कोई कानून बनाया भी जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसका? मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या करता है जी? आप कहेंगे सर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मतलब कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। मूल अधिकारों से अगर टकराता है तो समाप्त हो जाएगा, यानी कि वह कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा गया है। मूल अधिकारों का क्या कहा गया है? मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा गया है। क्या कहा गया है? सजग प्रहरी कहा गया है, यानी कि कहा गया है, गारंटर कहा गया है। आर्टिकल 30 इज अ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए, सर पिताजी बोल सकते हैं या माँ को भी अधिकार है? भैया माँ का तो अधिकार है ही है। जैसे पिताजी हैं, पिताजी की मृत्यु हुई तो जमीन किसके नाम जाएगी? माताजी के नाम जाएगी। ठीक है, माताजी की मृत्यु होती है तो वो जमीन जो है वो सारे बच्चों के नाम जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए पति हैं और पत्नी पहले ही मर गई, तो उस पति के जितने भी बच्चे हैं उनकी प्रॉपर्टी, अगर अनमैरिड है सारे बच्चे, तो चाहे लड़कियां भी अनमैरिड है, वो प्रॉपर्टी अपने आप उन बच्चों के नाम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी, राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर कोई कानून ऐसा बनाया भी गया है या संविधान लागू होने से पहले कोई कानून या विधि ऐसी थी जो मूल अधिकारों से टकराती थी, तो वो अपने आप समाप्त हो गई। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी या भैया मूल अधिकारों का गारंटर कहा गया है। क्या कहा गया है? गारंटर कहा गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। सहज नहीं सजग प्रहरी। सजग प्रहरी, सजग का मतलब होता है एक्टिव रहने वाला। ठीक है, सजग प्रहरी। चलिए लिख लीजिए आप लोग। हाँ जी, यहां पर आपने लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। लिख लिया हो तो थंब कर देना प्लीज, थंब कर देना इतना आपने लिख लिया हो तो। अब हम बात करते हैं, सर यहां तक तो आपने लिख ही लिया होगा, अगर बच्चे मैरिड हो तब भी भैया उन्हीं के पास जाएगी संपत्ति, ऐसे ही जाएगा। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर। नेक्स्ट, अब बात आती है जी अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब इसमें हम एक एक करके आर्टिकल पढ़ते हुए चल रहे हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कि चाहे नागरिक हो या फॉरेनर हो, चाहे एलियन हो या सिटीजन हो। एलियन का मतलब होता है विदेशी नागरिक, विदेशी यानी कि फॉरेनर। अनुच्छेद 14 सभी को मिलता है, चाहे भारत के हो चाहे विदेशी हो, क्योंकि ये कहता है कि कानून की नजरों में सब समान है, कानून की नजरों में सब इक्वल हैं। आप, मैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस, आईपीएस सब इक्वल हैं। ऑल पर्सन्स आर इक्वल, कि भैया सभी बराबर हैं। इसीलिए इन्हें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
आप मुझे बताएंगे कि सर ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल है कि सर यहां से यहां तक ये किस देश से लिया गया है? आप कहेंगे सर ये लिया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप कहेंगे सर ये कहां से लिया गया है? यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप मुझे बताएं सर लड़की शादी के बाद भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार रखती है? देखिए कुछ केसेस में मिल जाती है, लेकिन फिर कुछ केसेस में नहीं मिलती। जैसे कि मध्य प्रदेश का एक मामला था, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए कि जैसे एक पिता है, उसके एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी हो गई। पिता की पत्नी पहले मर चुकी थी, पिता अब मरा है, तो उन दोनों की जो प्रॉपर्टी थी, अगर वो अपने बेटे के नाम नहीं करके गए थे तो वो प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम भी आ जाएगी। लड़की चाहे तो वो भैया लेना चाहे तो वो केस कर सकती है। अब डिपेंड करता है ये जज के ऊपर। अब जज साहब के ऊपर एक केस आया, एक मैटर आया मध्य प्रदेश में आपने वीडियो भी देखा होगा। वो लड़की कहती है जी मेरे पिताजी की संपत्ति मुझे अधिकार दीजिए, मेरा अधिकार बनता है अनुच्छेद 300 का के तहत। जज साहब ने पूरी बहस सुनी और जज साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आपको आपके पिता की संपत्ति में आपके भाई का हिस्सा बांट देते हैं, लेकिन आपको भी अपने पति की संपत्ति में अपने भाई को हिस्सा देना पड़ेगा। अब वो महिला बौखला गई कि क्यों देना पड़ेगा जी, वो तो मेरे पति की संपत्ति है। बोले वो आपके पति की नहीं है, आपके पति के पिता की संपत्ति है जो आपके पति को मिली है, और वो आपके पति को मिली है तो उसमें भी आपके भाई का हिस्सा है, क्योंकि वो आपके नाम है। तो आपके भाई से आपको संपत्ति दिलाएंगे, आपकी संपत्ति में भी आपके भाई को संपत्ति दिलाई जाएगी। महिला बौखला गई, महिला ने मना कर दिया। उसने कहा कि जी फिर ठीक है, मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई की संपत्ति में हिस्सा। क्यों? क्योंकि भाई की संपत्ति चाहिए थी, अपनी संपत्ति नहीं देना चाह रही थी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर भाई चाहे तो दे सकता है, कानूनी रूप से चाहे तो हो सकता है, लेकिन जज साहब ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया और वो प्रॉपर्टी जो थी वो भाई के पास ही रहने थी। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीजों को लेकर। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं। नीतू रानी, सर हमारे पापा के पापा भी नहीं हैं, बच्चों के नाम पर थी पर हमने भाई को ही दे दी। ये ग्रेट ग्रेट, यही होता है, यही होता है। चलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली कि सर विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजरों में सब समान हैं, सब बराबर हैं और उन्हें समान संरक्षण भी दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इक्वल प्रोटेक्शन। अगर अकेली बेटी है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी बेटी को ही मिलनी है। जब और कोई है ही नहीं, बेटी ही बेटी है, तो बेटी को ही प्रॉपर्टी मिलेगी। दो बेटियां हैं तो दोनों बेटियों को प्रॉपर्टी मिलेगी। चलिए अब क्या है? अपवाद। अनुच्छेद 14 का अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है जी? यहां पर आप देखिएगा क्या एक्सेप्शंस हो जाएंगे, तो आप मुझे बताइएगा कि सर एक्सेप्शंस क्या हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताएंगे सर एक्सेप्शंस क्या हो जाएंगे। देखिए अपवाद अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यहां पर लिखा है चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, अधिकारी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सब कानून की नजरों में बराबर हैं। लेकिन अनुच्छेद 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं उन्हें विशेष अधिकार मिलेंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। जबकि 14 कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन अनुच्छेद 361 कहता है कि जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं तो भैया उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ना तो इन राष्ट्रपति राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है, ना इन्हें पद पर रहते हुए इनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा जा सकता है। ठीक है, इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा। अगर कोई अपराध इन्होंने किया है, कोई क्राइम किया है, तो पहले इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा भी चलेगा। लेकिन जब तक ये पद पर हैं ना तो हटाया जा सकता है और ना ही इनके ऊपर कोई मुकदमा लिखा जा सकता है।
वैसे ही अधिकार मिला 105 में सांसदों को, सांसद में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं। वैसे ही अनुच्छेद 194 में एमएलए और एमएलसीज को, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हालांकि एमएलसी आपके हरियाणा में है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में केवल और केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो आपके यहां पर केवल और केवल क्या है, विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। तो ये विधान परिषद का सदस्य होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है सुनीता, धन्यवाद। इनको विशेष अधिकार हैं। अधिकार क्या मिले इन दोनों को कि सेशन के 40 दिन पूर्व या बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 3 सेशन होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी नेता को गिरफ्तार, किसी भी सांसद को और एमएलए एमएलसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर किया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई इनको इतने गंभीर आरोप हैं इसलिए इनको मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। सर अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कर दे तो गवर्नमेंट आर्टिकल 14 को फॉलो करे या आर्टिकल 361? बेटा मैंने इसमें प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया है, मैंने केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल का जिक्र किया है, क्योंकि इसमें दोनों ही राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं। अगर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कुछ गलत करता है तो भैया उसके खिलाफ जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसे प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा और उसके ऊपर फिर भैया मुकदमे भी होंगे। समझ गए आप लोग? समझ गए? तो प्लीज यहां तक आप समझिए। ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कभी लगे कि भाई आज तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, चलिए लिख लीजिए यहां तक और पढ़ते हैं। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब बात आती है जी अनुच्छेद, ये पूरा ही कर लेते हैं, 18 तक तो पूरा ही कर लेते हैं। यहां तक हमने इसको लिख लिया, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में यह लिखा है कि यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि सर कौन से मामले में अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस इसलिए कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई भारत का है, चाहे कोई विदेशी है, कोई भी हो XYZ, चाहे पुरुष हो महिला हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, मेल फीमेल, और एक कौन सा वो होता है, अरे भैया इनको क्या बोलते हैं, किन्नर को, चाहे वो किन्नर हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कुछ भी हो, तो वो कानून की नजरों में समान होंगे। इसीलिए मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ या संघ सरकार 1980 के मामले में अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा था। क्या कहा था? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा था। ठीक है जी, आगे अब बात आती है जी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि भैया जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि नपुंसक, हाँ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर बिल्कुल। देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ये बता दीजिए, ये बताइए कि अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस मामले में कहा गया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। चलिए बात आती है 15 कि सर जाति, धर्म, वंश, लिंग, स्थान, जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई वो निम्न जाति का है या उच्च जाति का है, उसका वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। अब तो ट्रांसजेंडर को भी IAS PCS हर जगह अधिकार मिल चुका है। रिलीजन, धर्म, उसका धर्म क्या, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, क्या है। वंश, उसका जन्म, उसका वंश किस जन्म में हुआ है, कौन से परिवार में हुआ है, ब्राह्मणों में हुआ है, क्षत्रियों में हुआ है, शूद्र में हुआ है, कहां पर हुआ है। जन्म स्थान कहां पर, पहाड़ों पर जन्म हुआ है, समतल में हुआ है, पूर्वी में हुआ है या पश्चिम में हुआ है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी
जरीना खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप लोग इतना पढ़िए। हालांकि मैं पीडीएफ आज आपको पूरी ही दे रहा हूँ, पूरी पीडीएफ मैं आपको आज दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर पाएं। ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो सभी साथी प्लीज मुझे बताएं क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है आपको। समझ में तो आ ही रहा होगा आप सबको, बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रमोद चहल जी धन्यवाद। चलिए, रिंकू आज मैम की क्लास नहीं, कौन सी क्लास नहीं है रिंकू, बताना प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।